नमस्कार, जय हिंद। आपसे वादा किया था कि कुछ चीजें हम और कवर करेंगे, नंबर छीन लेंगे हम। ये कोशिश हमारी है कि जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा था, फिलहाल हमने आपको 2 अभी तक सेशन किए हैं। ये तीसरा सेशन है, पर ये वो क्वेश्चंस या वो टॉपिक्स हैं, जो बड़े ही प्रबल प्रोबेबिलिटी रखते हैं इस बार आने की। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपका सेशन हम जल्दी से कर देते हैं। पहला टॉपिक जो बिल्कुल हमें लग रहा है इस बार आ सकता है, वो थोड़ा टेक्निकल है। नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी आखिर कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है, क्या क्राइटेरिया होता है, जल्दी से सुन लें और कोशिश करिए। अब चूंकि अभी अंतिम फेज है मेरी तैयारी का, तो मुझे अब रटना ही पड़ेगा, ये समझा नहीं जा सकता। नेशनल पार्टी का स्टेटस वो पार्टी लेकर जाएगी जिसमें आपको मिलना चाहिए 3 क्राइटेरिया। पहला, उसको वोट लोकसभा में और स्टेट पोल में कितना मिलना चाहिए, सुन लीजिए। अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन 6% वोट मुझे चाहिए 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन। अगर 6% से ज्यादा वोट मिलता है लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में, तो आप वहां पे बन सकते हैं कितने राज्यों में, 4 या ऊपर के राज्यों में। और इसके साथ साथ प्लस आपको एटलीस्ट 4 मेंबर्स चाहिए लोकसभा में। भाई नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा तो आपको 4 मेंबर चाहिए लोकसभा में। एक तो ये हो गया। दूसरा, इट शुड हैव एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स एंड हैव कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। मतलब लोकसभा के इलेक्शन में 3 मिनिमम कैंडिडेट आपके जीते हो और उनका जो टोटल परसेंटेज है वो 2% तक पूरे टोटल लोकसभा के सीट का है। ये भी अच्छी बात है। और 3 राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो जो चुनकर आ रहे हैं वो मिनिमम 3 राज्यों से आए। मस्ट बी अ स्टेट पार्टी, या फिर आपकी जो पार्टी है वो स्टेट पार्टी घोषित है इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। मिनिमम 4 राज्यों में तो वो स्टेट पार्टी है ही है। ये 3 फिर भी आसान तरीके हैं नेशनल पार्टी को दर्जा देने के। पर जैसे ही आप स्टेट पार्टी का बात करेंगे, यहां पे सर खुजलाने लगता है, क्योंकि ये याद होना बड़ा मुश्किल होता है। आइए देखते हैं 4 क्राइटेरिया या 5। पहला, असेंबली पोल में कितना वोट मिलना चाहिए। पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द असेंबली इलेक्शन। मान लीजिए यूपी में अगर कोई स्टेट की पार्टी का दर्जा पाती है, तो इसका मतलब है वो 6% तक वोट जीती है और 2 सीट मिनिमम उसके पास है उस असेंबली इलेक्शन से। दूसरा, 1 एमपी मस्ट इन लोकसभा, इट गेट्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड, मतलब 6% वोट मिला एंड हैज एटलीस्ट 1 एमपी इन द लोकसभा। तीसरा, इट हैज एटलीस्ट 3% ऑफ द वोट्स और 3 एमएलएज इन असेंबली विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा तो भी इसको मिल जाएगा। स्ट्रेंथ इन द हाउस, पार्टी हैज एटलीस्ट 1 लोकसभा मेंबर फॉर एवरी 25 असेंबली मेंबर्स और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू द स्टेट। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ फ्रैक्शन दिया होगा, उसके हिसाब से भी वो स्ट्रेंथ इन द हाउस कितना है उसके हिसाब से भी उसको मिल सकता है। परफॉर्मेंस इन द पास्ट पोल, it has at least 8% of the total valid votes polled in the state in the previous election to the Lok Sabha or assembly in the state। इसके पैमाने या इसके बेसिस पर भी आपको मिल सकता है। अब ये बिल्कुल भी हम आपको साफ कर दे रहे हैं, ये समझने की बात नहीं है, ये फिलहाल रट के लिख लीजिए, इसको लेकर चले जाइए या फोटो ले लीजिए, लेकर चले जाइए, यहां एक क्वेश्चन बनने वाला है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, वोटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, राइट टू वोट और राइट टू कंटेस्ट दोनों में फर्क है, सुनिएगा गौर से। राइट टू वोटिंग एक फंडामेंटल राइट नहीं है। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको साफ कर दिया गया, ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है। सेक्शन 8 बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें एक लिस्ट है जिसमें अगर आप 2 साल से ऊपर की सजा पा रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दे विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ऑनवर्ड्स एंड फेस फर्दर अ 6 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन। तो जितना समय आप अपने कन्विक्टेड हैं उस समय भी, and face further a 6 year disqualification from contesting elections beginning from the date of their release। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन। उनके डेट ऑफ रिलीज से 6 साल तक भी वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये बड़ी बात है, शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो डिस्क्वालिफिकेशन और जो आपका टर्म है उसको रिमूव कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब कोई जेल से छूटा और तुरंत वो कंटेस्ट कर सकता है। सिक्किम में उदाहरण आया बहुत बड़ा। नो पर्सन शैल वोट, ये तो कंटेस्टिंग की बात, मतलब अगर आप जेल में हैं और आपके ऊपर कन्विक्शन नहीं हुआ है 2 साल से ऊपर का, अगर आप डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप कंटेस्ट कर सकते हैं। कंटेस्ट आप कर सकते हैं चुनाव, तो एमपी और एमएलए कैन स्टिल कंटेस्ट
कंटेस्ट इज व्हेन देयर कन्विक्शन इज स्टेड ऑन अपील टू हाई कोर्ट। मान लीजिए आपके अगर स्टे ऑर्डर मिल गया आपको तो भी आप कंटेस्ट कर सकते हैं, आप जेल से रिहा हो गए तो भी आप कंटेस्ट कर सकते हैं, तो आपके कंटेस्टिंग में कोई बार नहीं। पर वोटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ही लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the police, exception provided for those preventive detention का exception है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का यहां पे बस एक एक्सेप्शन मिलता है, बाकी हर कोई जो लॉफुल कस्टडी में है वो वोट नहीं कर सकता, कंटेस्ट कर सकता है, वोट नहीं कर सकता। कंटेस्ट भी तभी करेगा जब आपका डिस्क्वालिफिकेशन ना हुआ हो और आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से अभी भी आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहां पे रूल्स आपको अलाउ कर रहे हैं तो। अगला सुनिएगा, एक्सपेंडिचर की भी बात बहुत चल रही थी पूरे चुनाव भर में, हमने सोचा इसके ऊपर भी आपको एक दो चीजें बता दें। आपको बता दें जो एक्सपेंडिचर लिमिट है ये एमपी और एमएलए के इंडिविजुअल लेवल पर होता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट हम आपको देने जा रहे हैं। देयर इज नो एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया और समय समय पे करते रहता है कितना खर्चा कर सकते हैं। लोकसभा कैंडिडेट के लिए 95 लाख है और फिलहाल जो आंध्र प्रदेश में इलेक्शन होने वाला था उसके लिए 40 लाख किया। अलग अलग स्टेट का अलग अलग ये कर सकते हैं और ये रिवाइज होता रहता है, वेरिएबल फिक्स नहीं होता। सुनिएगा, सेक्शन 77 बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम डेट ऑन विच ही शी हैज बीन नॉमिनेटेड टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। Spending more than the maximum limit of election expense is regarded as a corrupt practice under section 123(6) of the Representation of People Act। ये आपका सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप करप्ट प्रैक्टिस में अंदर हो सकते हैं। और सुनिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइड करता है कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है कैन अपॉइंट अ मैक्सिमम ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स व्हाइल रजिस्टर्ड। आप रजिस्टर्ड पार्टी हैं, पर अगर आपको नेशनल और स्टेट का दर्जा नहीं मिला है तो आपको कहा जाता है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। आपके पास सिंपल 20 लोग होंगे कैंपेन करने के लिए। नेम्स जो स्टार कैंपेनर्स की नेशनल और स्टेट पार्टी देती हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ता है एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देना पड़ता है एज एप्लीकेबल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सच इलेक्शन। अगर डेट ऑफ नोटिफिकेशन आ चुका है 7 दिनों के अंदर आपको स्टार कैंपेनर्स का नाम देना। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में रहा है, 5वां शेड्यूल वर्सेस छठा शेड्यूल। इस चीज को सुनते सुनते एक चीज दिमाग में रखिएगा कि मेरा आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 10 है, पार्ट 10 है, आर्टिकल 244 है। क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज। ये क्या बोल रहा है सुन लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 244(1), the provisions of the 5th schedule shall apply to administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes in any state other than the AMTM, that is Assam, Meghalaya, Tripura और मिजोरम। और आर्टिकल 244(2) क्या बोलता है? ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज इन द अबव 4 स्टेट्स। तो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। तो मेरा 5वां शेड्यूल कहां कहां है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश, आई एम सॉरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जगह आपका है। कहां नहीं हो सकता? एएमटीएम में नहीं हो सकता। एएमटीएम में क्या लगेगा? 6 शेड्यूल। यहां पे डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। 5th शेड्यूल का डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट कर रहा है। यहां 6 शेड्यूल में बाई गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर कहां है? स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड्स टू दोज एरियाज, सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट्स। पर 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज इन द 4 स्टेट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में ही रहेंगे, पर ट्राइबल एरिया को अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना के दे दिया गया है। यहां पे स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड कर रहा है, सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट्स। लॉ देखते हैं, यहां पे गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई और अप्लाई विद सम मॉडिफिकेशंस। यहां क्या छठे शेड्यूल में ये एएमटीएम की बात हो रही है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन्स और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। बड़ी बात है दोनों में, 5वें छठे में। तो छठा एक ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। यहां पे 5वें में पंचायत एक्सटेंशन भी है, छठे में नहीं है। यहां ग्रेटर ऑटोनॉमी है, वहां थोड़ी कम ऑटोनॉमी है। और आर्टिकल 244 का लेना देना है। अगला देखिएगा, तो आर्टिकल 244 एंड द 6th शेड्यूल, these areas are specified as tribal areas which are technically different from the scheduled areas under the 5th schedule. Thus 5th and 6th schedules of the constitution have special provisions related to the administration and control of such areas। अब नीचे कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा कि आर्टिकल 3, 7
वन जब आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 371 है, वो किससे रिलेटेड है? और आपको ये बताना होगा कि अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, इन सब के लिए स्पेशल प्रोविजंस कहां पे लिखे हुए हैं, और सिर्फ कहां लिखे हुए नहीं, आर्टिकल के साथ साथ आपको पार्ट भी बताना है। एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है जो हम आपके साथ कर रहे हैं, आपको पार्ट भी बताना है कहां लिखा हुआ है। एथिक्स कमिटी पे आते हैं, बहुत न्यूज में रही है। एथिक्स कमिटी लोकसभा में पहली बार एडहॉक बेसिस पे बनी थी 2000 में, जिसको परमानेंट किया गया था 2015 में। ये नॉट मोर देन 15 मेंबर्स रखती है, नॉमिनेट होता है स्पीकर, और ये 1 साल के लिए ही बनते हैं। स्पीकर इनको नॉमिनेट कर रहा है। एथिक्स कमिटी राज्यसभा में भी है, पर यहां पे पहले बन चुकी है। ये 1997 से ही ऑपरेट कर रही है। यहां पे 10 मेंबर होते हैं जो राज्यसभा के चेयरमैन जिसको करते हैं नॉमिनेट। कैसे कंप्लेन करेंगे? अ पर्सन और मेंबर मे मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर टू द कमिटी। इन द केस ऑफ एथिक्स कमिटी, ओनली एन एमपी कैन बी एग्जामिन्ड फॉर मिसकंडक्ट। आप एथिक्स कमिटी में अगर कुछ सबमिट कर रहे हो तो इसका मतलब आपका जो चार्ज है वो एमपी के खिलाफ ही है। दूसरा, एन एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट एन एमपी कैन बी सेंट टू आइदर बॉडी, बट यूजुअली मोर सीरियस एक्यूजेशंस टू द प्रिविलेज कमिटी भेजा जाता है। अगर बहुत सीरियस है तो प्रिविलेज कमिटी को भेजते हैं। एथिक्स कमिटी कैन टेक अप ओनली केसेस ऑफ मिसकंडक्ट दैट इन्वॉल्व्स एमपीज। प्रिविलेज कमिटी कैन इंट्रोगेट अ नॉन एमपी ऑल्सो। ये बड़ा एक फर्क है। प्रिविलेज कमिटी नॉन एमपी को भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वहां पे इंटरोगेट कर सकती है। और याद रखिएगा, यहां पे एमपी ही को सवाल, एथिक्स कमिटी में एमपी ही कंप्लेन करता है दूसरे एमपी की। और अगर किसी बाहरी आदमी को कंप्लेन करना है तो बाहरी आदमी इस एमपी के माध्यम से उस एमपी की कंप्लेन करेगा, तो वो एक एफिडेविट देगा कि हाँ मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो मेरा फ्रीडम है पर उसके पास नहीं है। उसने अगर मुझे मेरे माध्यम से कंप्लेन कराई तो वो एफिडेविट देगा। ये होता है एथिक्स कमिटी का जरिया। आइए और दिखाते हैं आपको। बेल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और बड़ा सिंपल सा बनेगा। 3 तरीके के बेल होती है। एक है आपका डिफॉल्ट या स्टैट्यूटरी बेल, एक है इंटरिम बेल और एक है एंटिसिपेटरी बेल। तीनों को बस सुन लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा यहीं कहीं। जब मैं डिफॉल्ट बेल बोलता हूं या स्टैट्यूटरी बेल बोलता हूं, इसका क्या मतलब है? व्हेन द पुलिस फेल टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, तो स्टैट्यूटरी बेल मिलता है। ये क्रिमिनल बेल, डिफॉल्ट बेल भी है। ये सेक्शन 167 है, क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, जिसके तहत ये मिलता है। रितु छावरिया, अभी जजमेंट आया था, कोर्ट हेल्ड दैट right of default bail under section 167(2) is not merely a statutory right but it is also a fundamental right। ये डिफॉल्ट बेल एक फंडामेंटल राइट है। ये रितु छावरिया केस में अभी आया। आपको पता है इंटरिम बेल क्या है? बेल जब ग्रांट की जाती है टेम्पररी और शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि एप्लीकेशन जो एंटिसिपेटरी बेल का हो या रेगुलर बेल का हो सकता है अभी पेंडिंग हो, तो अब तक मुझे सर इंटरिम बेल दे दो। एंटिसिपेटरी बेल ये लीगल प्रोविजन है दैट अलाउज एन अक्यूज्ड पर्सन टू अप्लाई फॉर अ बेल बिफोर बीइंग अरेस्टेड। ये अरेस्ट होने से पहले ही है। प्री अरेस्ट बेल इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ सीआरपीसी 1973। इट इज इशूड ओनली बाय द सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये दो ही कोर्ट है जो इसको इशू कर सकते हैं। ये है एंटिसिपेटरी बेल। और सुनिए, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन। क्या फर्क होता है? आर्बिट्रेशन क्या है? रिजोल्यूशन पार्टीज रेफर देयर डिस्प्यूट टू वन और मोर पर्संस कॉल्ड आर्बिट्रेटर्स हुज डिसीजन इज बाउंड ऑन द पार्टीज। तो आर्बिट्रेटर हम किसी को चुन लिए। मीडिएशन में क्या है? अ थर्ड न्यूट्रल पार्टी एम्स टू असिस्ट टू और मोर डिस्प्यूटेंट्स इन रीचिंग अग्रीमेंट। यहां आर्बिट्रेशन हो रहा है मतलब जजमेंट हो रहा है। मीडिएशन में जजमेंट नहीं होता, एक अग्रीमेंट होता है। एक म्यूचुअल कंसेंसस से जो बात हुई है उस पे मीडिएटर अपना ठप्पा लगा देता है और बोलता है ठीक है तुमने कर लिया, सेटलमेंट हो गया आप दोनों की। तो मीडिएशन एक वॉलेंट्री बाइंडिंग प्रोसेस है। यहां आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर जज की तरह बिहेव कर रहा है, यहां जज नहीं है मीडिएशन में। वो जैसे मान लीजिए आप दो लोग लड़ रहे हैं, मैं बीच में बैठा हूं, आप दोनों ने बोला अच्छा चल चलिए सर एक दूसरे को एक झापड़ मार के चुप हो जाए। बोले हाँ ठीक है मोहर लगा दी, ठीक है एक झापड़ मारो खुश रहो। तो हमने बस अपना जजमेंट नहीं दिया, हमने बस मोहर लगा दी। कंसिलिएशन, process of facilitating an amicable resolution between the parties whereby the parties to the dispute use conciliator to settle their dispute। अब यहां पे कंसिलिएटर भी आ सकता है। मीडिएशन और कंसिलिएशन के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बस ये है कि यहां पे थोड़ा सा फॉर्मल प्रोसेस है, यहां पे थोड़ा कम फॉर्मल होता है, इतना ही फर्क है। और देखिएगा ये चीज है, आपको थोड़ा समझना पड़ सकता है, लिखना पड़ सकता है। यहाँ पे मीडिएशन एक्ट अब भारत में आ चुका है। और मीडिएशन एक्ट क्या है आइए देख लेते हैं एक बार। बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है आप लोग के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। देख लीजिए क्वेश्चन आ सकता है। चलें आगे, आइए देखते हैं। पहला, मीडिएशन एक्ट 2023 में आता है। इसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन भी है। पार्टीज अटेम्प्ट कर सकते हैं सिविल या कमर्शियल डिस्प्यूट को पहले ही सुलटा सकते हैं। दूसरा, ये लिस्ट ऑफ डिस्प्यूट है जहां पे मीडिएशन नहीं हो सकता, जैसे रिलेटिंग टू क्लेम्स अगेंस्ट माइनर्स और पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता। अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंड दिस लिस्ट, इसको अमेंड कर सकती।
Act will apply to mediation conducted in India involving only domestic parties. Number one, at least one foreign party and relating to a commercial dispute हो सकता है. If the mediation agreement states that mediation will be as per this act, तो भी हो सकता है. तो मतलब मेरे पास डोमेस्टिक पार्टी और एक फॉरेन और एक डोमेस्टिक पार्टी भी हो सकती है कमर्शियल डिस्प्यूट की. Mediator may be appointed by the parties by agreement or a mediation service provider. Mediators must disclose any conflict of interest beforehand. Agreement resulting from mediation will be final, binding, and enforceable in the same manner as the court judgment. They may be challenged on grounds of fraud, corruption, impersonation, etc. Community mediation. ये भी चालू किया. It will be conducted by a panel of 3 mediators to resolve disputes likely to affect the peace and harmony amongst residents of a locality. तो community में भी शांति बनाए रखने के लिए mediation आ चुका. सुनिएगा. Mediation proceedings will be confidential and must be completed within 180 days, which may be extended by 180 days by the parties. A party may withdraw from mediation after 2 sessions. 2 सेशन के बाद आप विड्रॉ भी कर सकते हैं. ये डायरेक्ट पीटी के क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं में से. लिख लीजिएगा मीडिएशन वर्सेस कंसिलिएशन. प्लीज इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है. अगला दिखाते हैं आपको. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अक्यूज्ड हैव अ राइट टू साइलेंस एंड दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू स्पीक अप देयर गिल्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर्स. कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है? द कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू साइलेंस इमेनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 23 से मतलब 20 क्लॉज 3 से आता है, जहां पे लिखा हुआ है दैट एन अक्यूज हैज अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. आप अपने खिलाफ गवाही मत दीजिए, आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ राइट है. तो आर्टिकल 23 से आता है. हालांकि यहां पे आर्टिकल 19 भी अगर आए तो गलत नहीं होगा, तो आपको ब्रॉड रखना पड़ेगा. अगर इस केस के हिसाब से देखेंगे तो आर्टिकल 23 इसमें यूज हो रहा है. पर अगर मैं आर्टिकल 19 यूज करता हूं तो यहां पे भी मेरे पास एक जजमेंट है जिसमें बोला गया था कि आपको अगर बोलने का अधिकार है तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है. तो आर्टिकल 19 भी यूज हो सकता है. तो ब्रॉड लेकर चलिएगा. अगर आर्टिकल 19 और 20 दोनों है तो आप दोनों लेकर चल सकते हैं. हालांकि अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस पे बेसिस करके बनाया है तो 23, पर पूछे कि कहां कहां आ सकता है तो आप 19 भी बोल सकते हैं, आप 20 और 20 का 3 भी बोल सकते हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है भाई. आर्टिकल 105 आप पढ़ेंगे या 194 पढ़ेंगे. याद रखिएगा, एमएलए का 194 में है और 105 में है आपका एमपीस का. ये प्रिविलेजेस हैं जो बताते हैं स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज, एक्सेम्पशंस हैं जो एंजॉय करते हैं हमारे पार्लियामेंट और उनके कमिटीज के मेंबर, या जो भी पार्लियामेंट में जिसको बोलना अलाउड है वो इसको एंजॉय करेगा. ये आर्टिकल 105 में पहली बार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इसको लेकर आया था. 194 आपका हो गया स्टेट के लिए. पार्लियामेंट ने आज तक इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया है. ये किस पे बेस्ड होता है? 5 सोर्स है. 5 सोर्स डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन अगर कोई है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. इन पांचों पर बेस है मेरा आर्टिकल 105 और 194 के तहत लिखा हुआ मेरा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. और सुनिएगा, इसमें 2 तरीके के प्रिविलेजेस है. एक इंडिविजुअल, एक है कलेक्टिव. इंडिविजुअल क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट है. इम्यूनिटी टू अ मेंबर फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन. आपको कोर्ट में नहीं जाना है. इम्यूनिटी टू अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ आइदर हाउस. तो मतलब कोर्ट में आपको घसीटा नहीं जा सकता. अगर आपने कुछ ऐसा चीज बोला है, पब्लिश किया, तो आपको नहीं बोला सकता. और प्रोहिबिशन ऑफ द कोर्ट्स टू इंक्वायर इनटू द वैलिडिटी. आप इंक्वायर नहीं कर सकते क्या हो रहा है. पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर, आप इंक्वायरी नहीं कर सकते. फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑफ मेंबर्स, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता. सिविल केसेस, हाँ याद रखिएगा, सिविल केसेस के लिए. ऐसा नहीं क्रिमिनल केस करके बैठे हैं पार्लियामेंट में जाकर, ऐसा नहीं हो सकता है. और आपको 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. एक मेरे पास कलेक्टिव भी है. कलेक्टिव क्या है? रिसीव इमीडिएट इंटीमेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट, रिलीज ऑफ अ मेंबर. तो तुरंत आपको सूचना देनी होगी हाउस को. इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट एंड सर्विस ऑफ लीगल प्रोसेस विद इन द प्रेजेंस ऑफ हाउस विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द चेयरमैन. तो लीगल प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं, आपको इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट है. तो पूरे हाउस में एक कलेक्टिव प्रिविलेज है, कोई अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन. पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस, ये कोई नहीं कर सकता है. Evidence tendered before a parliamentary committee and its report and proceedings cannot be disclosed or published by anyone until this has been laid on the table. तो कोई ऐसी कमेटी का रिपोर्ट आप बाहर नहीं छाप सकते हो. और member or officers of the house cannot give evidence or produce in courts of law documents relating to the proceedings of the house without the permission of the house. तो बड़ा बेहतरीन है ये. स्ट्रेंजर को आने देना है, नहीं आने देना है, कितने लोग को बैठना है, ये सब कलेक्टिव प्रिविलेज है हाउसेस का. अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, देखते हैं कितने लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे. आपको ये बताना है कि ये जो प्रिविलेजेस हैं यहाँ पे, माई क्वेश्चन इज कि ये कोडिफाइड नहीं है. इट इज नॉट कोडिफाइड. इट इज बेस्ड अपॉन सम प्रेसिडेंट्स, सम कन्वेंशंस दैट इज गोइंग ऑन. आपको ये बताना है कि क्या क्रिमिनल केस कर मुझे इम्यूनिटी मिल सकती है? पहला.
दूसरा, अगर मेरे सामने सवाल आता है कि कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल राइट में क्या फर्क हो सकता है, या एक राइट लिखी हुई है, क्या एक कलेक्टिव है या इंडिविजुअल है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? कलेक्टिव में देखिएगा हाउस इन्वॉल्व होगा। तो आपसे एक सवाल है, मान लीजिए कमिटी की रिपोर्ट है, उसको पब्लिश कर दिया गया है, पर अभी तक ये टेबल नहीं हुई थी पार्लियामेंट में, तो ये कैसा राइट है? क्या इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है या फिर ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस? इसका जरूर नीचे जवाब दीजिए, आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 105 जो आपका प्रिविलेज दिखा रहा था, अप्लाइज टू द एमपीज एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सुनिएगा, जो एमपीज लोग को राइट दिया गया ना 105 प्रिविलेजेस है, वो बहुत ज्यादा है। आर्टिकल 19 में आपको भी तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर उसमें लिखा हुआ है 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ये इनके ऊपर नहीं लगता है। आर्टिकल 19(1) अप्लाइज टू सिटीजंस एंड इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दैट आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन आवर आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल 105 एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज है गिवन टू द एमपीज, ये आप लिख सकते हैं। ये पीटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 105 प्रिविलेज एब्सोल्यूट है? बोलेंगे हाँ एब्सोल्यूट है, पर इसके ऊपर भी लिमिटेशन लग सकता है। कैसे लग सकता है? आर्टिकल 121 बोलता है forbids discussions of any judge's conduct while performing his or her duties in the Supreme Court in the Parliament, barring a motion that presents an address to the President। मतलब मान लीजिए जजेस का रिमूवल हो रहा है तो अलग बात है, पर उसके बावजूद, उसके अलावा आप जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो एक सुप्रीम या एक कोर्ट का देखा जाए तो लिमिटेशन दिखता है, बाकी एब्सोल्यूट है। ये हम आपको एक बार विजिट कराना चाहते थे, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। आर्टिकल 1 to 4 यूनियन और टेरिटरी के पार्ट 1 में है, पार्ट 2 सिटीजनशिप हो गया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हो गया, Part 4 is DPSP and Part 4 is fundamental duties. Part 5 is union. Part 6 is states. Part 7 is states in Part B of the first schedule. Part 8 is union territories. 9 is panchayat and 9A is municipalities. Cooperative 9B हो गया है। 10 है आपका scheduled and the tribal areas, जहां पे आपको आर्टिकल 244 244 मिल रहे थे, वो पार्ट 10 में ही थे। अब आपको हम सीधे लेकर चलते हैं इलेक्शंस पर, जो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। पार्ट 15 पे हैं, आर्टिकल 324 से 329A है। आपको बता दें सर्विसेज अंडर द स्टेट्स यूनियन एंड द स्टेट्स, पार्ट 14 है, जो आर्टिकल 308 323 के अंतर्गत आता है। मेरे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि पार्ट 15 16 17, याद रखिएगा 17 है, और आर्टिकल 343 351 के तहत आता है। आपका पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। इमरजेंसी पार्ट 18 है, पार्ट 18 है। पार्ट 19 मिसलेनियस, ये सब नहीं आएगा। पार्ट जो 20 है आपका, वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। ये पार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तैयार रहिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भाई साहब बहुत न्यूज में रहे हैं। ये वो टॉपिक्स है ना जो पीटी में, मतलब आप नॉर्मली इधर उधर तो नहीं पढ़े होंगे, इसको बस आने का हमको उम्मीद लगता है, क्योंकि आजकल ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। आपको बता दें, कॉन्सेप्ट ऑफ एओआर जब सुप्रीम कोर्ट में आया था, इट वाज अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि आप अपने यहाँ कैसा प्रोसीजर रखना चाहते हो, कोर्ट में आप डिसाइड करो। तो आर्टिकल 145 गिव्स दैट पावर टू सुप्रीम कोर्ट, रेगुलेटिंग द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स इन द कोर्ट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक टाइटल है जो एडवोकेट को दिया जाता है, जो रिप्रेजेंट कर सकता है केस को, प्लीड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ओनली दीज एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर, इन्हीं का वकालतनामा जाता है। ये अपीयरेंस कर सकते हैं, एक्ट एट अ पार्टी इन द केस, ये सब कर सकते हैं। नो अदर हाईकोर्ट इन इंडिया हैज अ सिमिलर प्रोविजन, ये किसी और हाईकोर्ट में नहीं दिखता। अगर आप देखेंगे, दिस एडवोकेट इज रिक्वायर्ड टू बी एनरोल्ड विद इन एनी स्टेट बार काउंसिल, ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, ये किसी में भी स्टेट बार काउंसिल में हो सकते हैं। इनका प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का मिनिमम। द एडवोकेट हैज अंडरगोन अ ट्रेनिंग ऑफ 1 year अंडर एन सीनियर एओआर। Advocate has appeared for examination conducted by the Supreme Court, and this advocate is required to have an office in Delhi within a radius of 10 miles from the Supreme Court house। मतलब सोचिए, ये भी इस पे कंडीशन है। आपको एक चीज और बता दें, एडवोकेट जो नॉर्मल एडवोकेट होगा, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, वो असिस्ट कर सकता है, ब्रीफ कर सकता है, कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द केस एंड हेल्प इन ड्राफ्टिंग एज वेल। ये आर्ग्यू भी कर सकता है एंड प्लीड भी कर सकता है विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एओआर। पर वकालतनामा कभी भी एडवोकेट का नहीं जाएगा, वो हमेशा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जाएगा। मतलब केस फाइल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही हमेशा करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दिखाते हैं आपको आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 क्या है? No government employees either of an all India service or a state government shall be dismissed or removed by an authority subordinate to the own that appointed him। मतलब अगर प्रेसिडेंट किसको नियुक्त कर रहा है तो गवर्नर उसको कुछ नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 3111 बोलता है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? आर्टिकल 3112 says that no civil servant shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he/she has been informed of the charges and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। तो मतलब ऐसे ही नहीं आप किसी को डिसमिस या रिमूव या कर देंगे या किसी को रैंक में घटा देंगे, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा।
पीपल जो इसमें आते हैं आपको बता दें, सिविल सर्विसेज वाले आते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ एनी स्टेट, पीपल हु होल्ड सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और एनी स्टेट। आपको ये भी हम बता दें कि दे आर नॉट अवेलेबल टू द डिफेंस पर्सोनल। डिफेंस पर्सोनल के लिए ये नहीं होता है आर्टिकल 311। तो 311 ढूंढ सकते हैं आप, आपको कहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। दिस इज पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे आपको दिख सकता है। आगे आइए, आर्टिकल 131, 136 और 141 बड़ा इंपॉर्टेंट। 131 क्या बोलता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अगर फेडरल पावर्स के बीच में लड़ाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। तो यूनियन वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 137 आपको बता दें, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये रिव्यू का पावर है। 136 क्या है? एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन। एसएलपी मतलब अगर कुछ लगता है कि आपको अलग से इस केस में सुनना, तो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि उस केस को अलाउ करना है या नहीं करना है। तो जितना वाटर ट्रिब्यूनल का, कावेरी ट्रिब्यूनल का केस है, वो सब यही चल रहा है अंडर आर्टिकल 136। आपको एक 141 भी दिखा देंगे, दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 141 कंप्लीट जस्टिस के लिए। 142 आप देख सकते हैं, दैट एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। तो ये 142 में बहुत पावर इनके पास रखा हुआ है। एंड आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स कोर्ट्स फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर इन दिस केस, हाउएवर prompted by the fact that the speaker's conduct has been called into question। तो वैसे नॉर्मली स्पीकर के किसी भी उसमें इंटरफेयर करने की सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, पर फिर भी अगर लग रहा है कि स्पीकर कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट तब जाकर देख सकता है कि भाई आप अगर कुछ नहीं करोगे तो मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है अंडर आर्टिकल 142, आई कैन डू कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 299 अगर आपने कभी भी सुना हो, नहीं सुना हो तो बस एक मिनट सुन लीजिए। देखिए भाई, गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है, बिजनेस करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। आर्टिकल 299 वही है, कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एंड देयर बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ। पर यहाँ पे इम्यूनिटी मिली हुई है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। आर्टिकल 299 बोलता है दैट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर कैन नॉट बी पर्सनली हेल्ड लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। इट डज नॉट ग्रांट इम्यूनिटी टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द लीगल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट को इम्यूनिटी नहीं है, बस प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्योंकि उनके नाम पे ही सब कुछ हो रहा है। और देखते हैं आर्टिकल 82, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ा है या पहले भी आप पढ़ेंगे। ये डिलिमिटेशन एक्ट की बात की जा रही है, हर सेंसस के बाद होता है। आर्टिकल 170 स्टेट्स की बात करता है कि स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना है हर सेंसस के बाद में। तो 82 और 170 है। पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आपको नॉर्मली हमने पहले ही बताया था कब हुई थी, 1950-51 के बाद हुई थी। ऑर्डर पास होगा और 1952 में डिलिमिटेशन हो जाएगा। ये पहली बार 1952 में हो रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेट अप 4 टाइम्स, 52, 63, 73 एंड 2002, and under the acts of 1952, 62, 72 and 2002. नो डिलिमिटेशन आफ्टर 1981 एंड 1991 सेंसस। अब आपको दो चीज पढ़नी है, ये हमारी तरफ से है, होमवर्क है। आप डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जरूर पढ़ेंगे कि क्या करता है, कैसे करता है, क्या इसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग है या नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है। प्रोटेम क्या है? प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली वेकेट्स द ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस। प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर्स को, या तो यूनियन या पार्लियामेंट में या तो असेंबली में। यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर्स ही होते हैं। इसका ड्यूटी क्या है? प्रिसाइड करेगा पहले मीटिंग में ऑफ द लोकसभा एंड एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यूली इलेक्टेड एमपी। सोचिए, सारा मेहनत का काम तो ही कर रहा है, सबको एक एक कर ओथ दिला रहे। कौन? प्रोटेम स्पीकर। कंडक्ट द वोट फॉर द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। ये स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर के लिए वोटिंग कराएंगे। ऑन द इलेक्शन ऑफ अ न्यू स्पीकर द ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर सीजेस टू एग्जिस्ट। ही ऑल्सो एडमिनिस्टर्स द फ्लोर टेस्ट। यही कौन सरकार बनाने वाला यही कर रहा है। अब आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि स्पीकर के पोस्ट पर जो इंसान जा रहा है, तो ओथ फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच एंटिटी। कौन एडमिनिस्टर कराता है स्पीकर को ओथ का? बताइए नीचे कमेंट करके बताइए। आप जब तक बता रहे होंगे हम थोड़ा मजा ले लेते हैं। अरे गुरु, स्पीकर का कोई ओथ नहीं होता है। स्पीकर इज नॉट एडमिनिस्टर्ड एनी ओथ। क्षमा कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ये सब चीजें आती है तो दिमाग घूम जाता है। और स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो किसको सबमिट करेगा ये भी देख लीजिएगा। चलिए, आर्टिकल 93 बोलता है कि भाई इलेक्शन होना चाहिए स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का। स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेरेमोनियल हेड और हाउस का है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। स्पीकर हो गया, डिप्यूटी स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, राज्यसभा का चेयर डिप्यूटी चेयरमैन हो गया। इन सबका पोस्ट 1919 में अगर आपको याद हो तो ओरिजिनेटेड इन 1921 अंडर द एक्ट ऑफ 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। Speaker and Deputy Speaker were called President and the Deputy President, and the same nomenclature continued till 1947. Government of India Act 1935 changed the nomenclatures of President, Deputy President to Speaker and Deputy Speaker respectively. नेम चेंज भले ही हो गया होगा, पर 1930 क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया ही नहीं कभी ठीक से।
अच्छा, स्पीकर होल्ड्स ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा। तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के बाद भी स्पीकर का ऑफिस चल रहा होता है, वो पहली मीटिंग से ठीक पहले छोड़ेगा। स्पीकर once elected is eligible for re-election, सही बात है। Whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets। बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस, ये क्या है सुन लीजिए गौर से। मर्जर क्या बोलता है, क्योंकि हमें ऑर्डरलीनेस लेके आना जुडिशियल सिस्टम में, तो एक जुडिशियली क्रिएटेड डॉक्ट्रिन है जो बोलता है कि भाई अगर मैंने हायर कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया है, तो व्हेन हायर कोर्ट मेक्स अ रूलिंग, द ओरिजिनल रूलिंग बाय द लोअर कोर्ट इज एब्सॉर्ब्ड और मर्ज्ड इनटू द हायर कोर्ट डिसीजन। तो आप अपना ओपिनियन मत लगाओ, जो हायर कोर्ट से डिसीजन आ रहा है वही मान्य होगा, आप उसी के साथ मर्ज कर लो अपने आप को। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, ये डिसिप्लिन बनाने के लिए जुडिशियल सिस्टम। स्टेयर डेसिसिस क्या होता है ये सुन लीजिए। इसका मतलब टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। कोर्ट्स फॉलो द रूलिंग्स मेड इन अर्लियर सिमिलर केसेस। मतलब अगर मान लीजिए मैंने आज से 5 साल पहले एक केस किया है, एक जजमेंट देखा है हाई कोर्ट का, तो लोअर कोर्ट्स को चाहिए कि वो उसको फॉलो करें, जो पुराने जजमेंट्स उसको फॉलो करें। तो स्टेयर डिसीसेस, स्टैंड बाय द थिंग्स डिसाइडेड, दे आर यूज्ड बाय द जजेस एज रेफरेंसेस फॉर मेकिंग डिसीजंस इन करंट केसेस। तो आज के केस को मैं डिसाइड कर रहा हूं, तो एक कोई जजमेंट पुराना लेकर बता रहा हूं कि इसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। ये है स्टेयर डिसीसेस। और आपको बता दें, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस आर्टिकल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। देखते हैं कितना आप आर्टिकल्स पढ़े हैं, बताइएगा। अगला देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन हमारे संविधान में नहीं लिखा है। स्पेशल लीव पिटीशन है पर क्यूरेटिव पिटीशन नहीं है। ये कहां मिलता है? ये मुझे एक जजमेंट में मिलता है, वो है हुर्रा वर्सेस हर्रा, या फिर अशोक हुर्रा वर्सेस आपका रूपा अशोक हुर्रा। इट कैन बी कर्टेन्ड, मतलब एकदम लास्ट चांस आप दे रहे हैं किसी को। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब आपका सारा केस खारिज हो चुका है, आप हार चुके हो केस, फिर भी आप लड़ रहे हो कि सर प्लीज देख लो। तो क्यूरेटिव पिटीशन टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। If the petitioner establishes that there was a violation of the principle of natural justice, it can be admitted where a judge has failed to disclose facts that raise the apprehension of bias. A curative petition needs a senior advocate certification that mentions a good number of reasons to consider it. Ex parte injunction क्या होता है? तो कोई कोर्ट ऑर्डर ऐसे आ रहा है विदाउट हियरिंग फ्रॉम द अदर पार्टी। दो लोग हैं पर मैंने एक इंजंक्शन दे दिया, एक्स पार्टी इंजंक्शन दे दिया, क्योंकि बड़ा जरूरी था। अगर मैं नहीं देता तो शायद जान माल की हानि हो जाती, इसलिए मैंने जजमेंट दे दिया। अब अगली पार्टी को मैं सुन लूंगा। तो बिना किसी एक पार्टी को सुने आपने जजमेंट दे दिया। इट इज ओनली ग्रांटेड इन इमरजेंसी सिचुएशन। एक्स पार्टी इंजंक्शन। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जनरल डायरी वर्सेस एफआईआर। जनरल डायरी वर्सेस एफआईआर, आप जब थाने पे जाएंगे ना तो एक जीडी पढ़ा होता है, जनरल डायरी पढ़ी होती है। ये सब क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, बस आ सकता है। जनरल डायरी को स्टेशन डायरी भी बोलते हैं। इन सम स्टेट्स इज केप्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट ऑफ 1961। 1861 का है ये रिकॉर्ड होती है ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विद इन अ पुलिस स्टेशन, सच एज मूवमेंट ऑफ पुलिस पर्सोनेल, ट्रांसफर ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, इंडिविजुअल अरेस्ट, लॉ एनफोर्समेंट टास्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 का जो बोलता है, एवरी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मस्ट मेंटेन अ जनरल डायरी एज पर द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द डायरी शुड डॉक्यूमेंट ऑल कंप्लेंट्स, चार्जेस फाइल्ड, नेम्स ऑफ अरेस्टेड इंडिविजुअल्स, कंप्लेनेंट्स, ऑफेंसेस चार्ज, एक्सेट्रा, सीज्ड वेपन्स, प्रॉपर्टी जो है आसपास सब इसमें भर दो। सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर जनरल डायरी इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ओनली स्टार्ट्स व्हेन एफआईआर इज फाइल्ड, व्हेन एफआईआर इज फाइल्ड। पर आपको बता दें मजेदार बात, FIR term is not mentioned anywhere. It is not specified in IPC, neither in the Criminal Procedure Code of 1973 or any of the legislation. FIR कहीं लिखा ही नहीं है. However, within police regulation or rules, information documented under section 154. अगर मैं सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत अगर कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, उसी को बोला जाता है एफआईआर। ये रेफर किया जाता है इनफॉर्मली। तो सोचिए, मजेदार बात है। आप में से बताइएगा नीचे कमेंट कर, कितनों को नहीं पता था कि एफआईआर ना हमारे आईपीसी में है, ना सीआरपीसी में, ना किसी लेजिस्लेशन में। नीचे कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा, एफआईआर टर्म मेंशन नहीं है। सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो मैं सूचना दे रहा हूं वही मेरी एफआईआर है, याद रखिएगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 312 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना। आपको बता दें, हमारा ओरिजिनल संविधान डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ना, हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं था। आर्टिकल 312 को लाया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 टू प्रोवाइड फॉर एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बाय ए पार्लियामेंट्री लॉ। इट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। मतलब जो हम आजकल बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, एडीजीएस जो आते हैं, उनके लिए एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए।
आर्टिकल 312 में लिखा है कि राज्यसभा passes a resolution by a majority of not less than 2/3 of members present and voting declares that it is necessary in the national interest. Parliament may by law provide for creation of one or more all India services including all India judicial service, जिसको डाला गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, कॉमन टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो आर्टिकल 312 राज्यसभा का एक सुपीरियर पावर है। अब वापस से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कहां-कहां राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है लोकसभा से। हालांकि माना लोकसभा के पास बहुत पावर है, पर राज्यसभा के पास भी एक एक्स्ट्रा पावर बहुत जगह दिखता है। कहां-कहां दिखता है बताइए। आर्टिकल 312 हमने आपको बताया है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, सिटीजनशिप पढ़कर जाना है, ईडी को पढ़ के जाना है, डिलिमिटेशन कमीशन को पढ़ के जाना है और इलेक्टोरल ट्रस्ट वर्सेस इलेक्टोरल बॉन्ड बिना पढ़े मत जाइएगा। और हमने कोशिश की है कि इस कम समय में कुछ समेट के आपको दिखा दें। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा और जल्दी से कुछ चीजें हम आपको और बता दें जो अनिवार्य है हमें बताना। आपको बता दें कि टॉपर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं। जुड़े बस इसलिए नहीं रहे हैं कि पढ़ते रहना है, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ना है। तो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हम बिल्कुल देंगे। जैसे एक समाधान तो आपको अफोर्डेबिलिटी का है। आपके जानने में कोई भी हो जिसको सब्सक्रिप्शन लेना हो, 29,999 रुपए में हमारा 15 महीने का कोर्स आ रहा है। और बड़ा डायनामिक कोर्स है। आप एक बार लेकर देखिए। तो आपको ज्ञान मिलेगा, भरपूर ज्ञान मिलेगा और बैठा के टेस्ट कराएँगे आपका। 15 महीने मतलब पीटी से लेके मेंस तक का पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। 2 बैच है मेरे पास, आरंभ और ट्रायम्फ। आरंभ बैच है स्टार्टिंग फ्रॉम जून 12th, ट्रायम्फ बैच स्टार्टिंग फ्रॉम जून। इट ऑलरेडी स्टार्टेड, दीज़ टू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। कंप्लीट आपका प्रीलिम्स और मेंस का हमारे ऊपर है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी। 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ जाइए भाई। 15 जून से आपके लिए भी हम चालू कर रहे हैं अपने सेशंस को, क्लासेस को। आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में एक एश्योरेंस है 2 साल का अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आप प्रीलिम्स निकालिए, हम मेंस में आपके साथ हैं, मेंस निकालिए, हम इंटरव्यू को पूरी तैयारी कराएँगे। अगर नहीं हुआ तो हम पैसा भी वापस देंगे। साथ ही में एक इंस्पायर करके हमारा एक चैनल है या एक सीरीज है जिसमें आप टॉपर्स को देख सकते हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। एंड आज ये टेस्ट हुआ होगा प्लस ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, कृपया करके संपर्क करें। चंद्रमौली SIR हमारा टेलीग्राम आईडी है, आप जरूर संपर्क करें अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका तो। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नंबर छीन लेंगे हम। जय हिंद।